हाँ, तो कैपिटल गुड्स का आज हम लोग टॉपिक चालू कर रहे हैं। लास्ट क्लास तक हम लोग इनपुट और इनपुट सर्विस का बात पढ़ लिए थे। कैपिटल गुड्स में क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा 70,000 का मान लो एक लैपटॉप लेके आए जिस पे 28% जीएसटी है, तो 19,600 का जीएसटी देकर आए दुकानदार को। और मान लो ये कैपिटल गुड वो है, क्या बोलते हैं, मशीन है, मान लो 70,000 का मशीन है, लैपटॉप मत मानो, 70,000 का मशीन है जिस पर 28% जीएसटी है। अब सर हम क्या करेंगे, ये 19,600 कॉमन क्रेडिट है, मान लो ये वो आइटम है जिससे हम दोनों टाइप का सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि लैपटॉप से हम वीडियो क्लास भी दे रहे हैं और लैपटॉप से वो मेरा नोट्स का प्रिंट आउट भी हो रहा है लैपटॉप की हेल्प से, जो बुक बन के बिकेगा। ठीक है, तो हम दोनों सर्विस दे रहे हैं। बुक पे तो जीएसटी है नहीं और वीडियो जो लेक्चर बेच रहे हैं उस पर जीएसटी है, तो यहाँ पे ये आइटम दोनों काम के लिए यूज हो रहा है। ऐसा आउटपुट के लिए भी जो टैक्सेबल है, ऐसा आउटपुट के लिए भी जो एग्जम्प्टेड है। अब क्या होगा सर, ये 19,600 को आपको गवर्नमेंट बोलता है हम पूरा आईटीसी क्लेम करने तुमको एक बार दे देंगे, लेकिन एक कैपिटल गुड्स का लाइफ गवर्नमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट मानता है 5 ईयर यानी 60 मंथ, 5 ईयर यानी 60 मंथ्स। अब डिपार्टमेंट क्या बोलता है, बोलता है भैया जी तुम्हारा हर महीना का जो टर्नओवर होगा नेक्स्ट 60 मंथ्स तक, इसीलिए लोग ना इसमें बहुत परेशान रहते हैं। लोग बोलते हैं भाई इसका इनपुट क्लेम करना हमारे लिए मतलब सिर दर्द है। बहुत लोग तो कैपिटल गुड्स का इनपुट इसीलिए क्लेम भी नहीं करता, कॉमन क्रेडिट जहाँ पे वही क्लेम करता है जहाँ वो फुल्ली टैक्सेबल वाला आइटम के लिए, क्योंकि बहुत गंदा सिस्टम है, ये कर ही नहीं पाएगा बिजनेसमैन, पागल हो जाएगा। क्योंकि देखो बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि 60 मंथ तक, अगला 60 मंथ्स तक तुमको पूरा 19,600 का इनपुट पहला ही महीना में दे दिए। पूरा 19,600 जब खरीदे उसी मंथ में, लेट से हम जुलाई महीना में लैपटॉप खरीदा या वो मशीन खरीदा, तो जुलाई महीना में पूरा इनपुट मिल गया हमको 19,600 का क्लेम करने, आउटपुट से एडजस्ट करने। अब बोलता है नेक्स्ट 60 मंथ तक तुम देखो तुम्हारा टैक्सेबल टर्नओवर कितना है, नॉन टैक्सेबल टर्नओवर कितना है, उस रेशियो में 5% हर बार करके, 5% ऑफ योर जीएसटी हर बार करके वापस टैक्सेबल करते जाएंगे अगले 60 मंथ तक। आप सोचो इस महीने एक मशीन खरीदा, अगले महीने फिर एक मशीन खरीदा, हर मशीन का ये 60 मंथ का ट्रैक रिकॉर्ड कौन रखेगा, है ना मुश्किल। गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, 19,600 पूरा इनपुट क्लेम कर लो, पूरा इनपुट क्लेम कर लो, उसके बाद नेक्स्ट 60 मंथ तक 5% करके वापस जीएसटी में टैक्सेबल करते जाएंगे। सर बहुत नौटंकी होगी, बिल्कुल बहुत दिक्कत वाला बात है। इसका प्रैक्टिकल सम पढ़ेंगे तब आपको बेटर पिक्चर समझ में आ जाएगा। इसका प्रैक्टिकल पढ़ेंगे क्योंकि इसका प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा, वरना सम एक बार में आपको अपने आप से समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल तो रूल तो पढ़ लिए, इनपुट सर्विस और इनपुट गुड्स के लिए रूल ठीक है, वहां रूल ठीक है सर, वहां रूल में कोई झमेला नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां सीधा रूल बोल रहे हैं कि तुम अपना हर महीना का नहीं, जब भी वो तुम इनपुट क्लेम करोगे उस महीने का टैक्सेबल टर्नओवर नॉन टैक्सेबल के रेशियो में बांट दो और 5% और एक्स्ट्रा माइनस कर लो, बात खत्म। लेकिन इनपुट गुड्स में बहुत झमेला करेगा, अपने ऊपर इनपुट गुड्स नहीं पड़े ना अब तक, नहीं, इनपुट गुड बाद में आएगा। हम खाली आइडिया दे दिया, क्या आइडिया है एक लाइन में बोलेंगे तो, सर कैपिटल गुड्स का इनपुट एक बार में पूरा क्लेम कर लो, लेकिन उसका लाइफ 5 ईयर मानते हैं यानी 60 मंथ मानते हैं, और आपको नेक्स्ट 60 मंथ तक हर महीना का आपको अपना टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल टर्नओवर देखना पड़ेगा और 5% करके वापस जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। सब बहुत ही गंदा सिस्टम बनाया है। इसीलिए व्यापारी लोग जिनमें कॉमन क्रेडिट है ना, जिस इनपुट कैपिटल गुड्स पे, उसका इनपुट ही क्लेम नहीं करते, क्योंकि क्लेम अगर करेंगे तो बहुत झमेला खाएंगे आगे राइट ऑफ करने में, इसीलिए वो लोग क्लेम ही नहीं करते। और नहीं सर क्लेम कर लिया राइट ऑफ नहीं किए तो बेटा जी जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन लंबा फाइन पेनल्टी खाओगे, तो कौन झमेला लेगा। ये 10-20 हज़ार का इनपुट के लिए फाइन पेनल्टी सब भरो, फिर कैलकुलेशन दिखाओ, कोई नहीं करता। ठीक है, वो टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। फिलहाल एक बात और, एक और टॉपिक पढ़ना है क्या, अच्छा बैंक के लिए इनपुट और इनपुट सर्विस के लिए क्या रूल रखा, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए
उनको सिंपल ऑप्शन दिया, उनको इतना ये प्रोपोर्शनेटली क्लेम करने का झमेला ही नहीं दिया। उनको बोला तुम्हारा एलिजिबल इनपुट का 50% तुम खा लो आईटीसी, बाकी भूल जाओ। बैंकिंग के लिए सीधा ऑप्शन रखा, लेकिन उनको ये ऑप्शन दिया, कंपल्सन नहीं दिया कि अगर वो लोग ये नहीं करना चाहे तो बाकी डिटेल मेंटेन करके लाए और प्रोपोर्शनेटली क्लेम करे। उनको लगता है हमारा 50% से ज्यादा, उनको लगता है हमारा 50% से ज्यादा इनपुट क्लेम करने लायक है, तो फिर डिटेल मेंटेन करे, और नहीं तो चुपचाप अपने इनपुट का 50% क्लेम कर ले, बाकी 50% भूल जाए। ठीक है, रिकैप आया पूरा? हाँ सर। कैपिटल गुड्स वाला कब समझ में आया होगा हमको पता है, क्योंकि वही गंदा पार्ट है, उसका सम करेंगे अभी 2 मिनट में। उसके पहले एक छोटा टॉपिक, ये छोटा तो नहीं, बहुत काम का टॉपिक खत्म करते हैं, वो है ब्लॉक क्रेडिट। सर कब, कौन कौन सा ऐसा इनपुट है जिनका आईटीसी क्लेम भूल ही जाइए, लेना ही नहीं है? सबसे पहले बोला कार। सर कार का इनपुट भूल जाए, अच्छा खासा जीएसटी होता है कार पे तो, है ना? कार पे तो अच्छा खासा जीएसटी होता है, क्योंकि मान लो हमें 12 लाख का गाड़ी लाया, गाड़ी पे 28% जीएसटी है बेटा, लग्जरी आइटम है। 12 लाख का 28% कितना होगा? 12 लाख का 28% 3,36,000, ठीक है ना? बारह लाख का 10%, 3,36,000। सर इतना बड़ा इनपुट भूल जाए? सर गाड़ी तो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, हम गाड़ी में और बिजनेस के काम से आते जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट बोलता है, देखो गवर्नमेंट को भी पता है ना, इतना लंबा लंबा आइटम का इनपुट दे देंगे ना तो तुम्हारे बिजनेस का, गुड्स का कभी जिंदगी में जीएसटी पेमेंट का बात ही नहीं आएगा। तुम बड़ा बड़ा गाड़ी खरीदोगे, 4-5 साल यूज करोगे, उसका 3-3.5 लाख का इनपुट खाओगे, और फिर नया गाड़ी ले आओगे, फिर उसका इनपुट खाना चालू करोगे। गवर्नमेंट बोलता है इसका इनपुट भूल जाओ। तो बेसिक लॉजिक क्या बोलता है? मोटर व्हीकल का इनपुट भूल जाओ, लेकिन अगर वो मोटर व्हीकल तुम्हारा बिजनेस के काम का है, मतलब उसी से बिजनेस चलता है। 2 बात समझना, एक गाड़ी बिजनेस में यूज होना और एक गाड़ी से ही बिजनेस चलना, दोनों में अंतर है कि नहीं? हाँ सर। क्या अंतर है? गाड़ी बिजनेस में यूज होने का एक एग्जांपल दो, और गाड़ी से ही बिजनेस चलने का एक सेम एग्जांपल दो। सर जैसे फूड ट्रक्स होते हैं उसी में बिजनेस चलता है गाड़ी में, या तो फिर मतलब जो कुरियर सर्विस होता है बिजनेस गाड़ी से ही चलता है। पॉइंट करेक्ट। हाँ। यहाँ पे पहला बात तो ट्रक्स का इनपुट तो ऑलवेज मिल जाएगा बेटा। ट्रक कहीं अपने पर्सनल यूज के लिए, आने जाने के लिए यूज करता है क्या? ट्रक या गुड ट्रांसपोर्ट वाला गाड़ी नहीं, उनका बात यहाँ पे हो ही नहीं रहा, उनका तो इनपुट मिल ही जाएगा। यहाँ बात हो रहा है पैसेंजर व्हीकल का, क्या उसका इनपुट मिल सकता है कभी? नॉर्मल रूल बोलता है पैसेंजर व्हीकल का इनपुट नहीं मिलेगा बिजनेस को, लेकिन क्या उसका इनपुट मिल सकता? हाँ सर मेरा काम ही है, हम स्कूल को बसेस प्रोवाइड करते हैं। आजकल वो गाड़ी चल गया ना बेटा, 13 सीटर 15 सीटर, जिसमें लोगों को, मतलब एक फैमिली कहीं घूमने जाना चाहता है, वो गाड़ी हम उनको प्रोवाइड किया और वो लोग हमको भाड़ा दिया। हाँ सर उस वही तो मेरा ही, वही तो बिजनेस है मेरा। वो 13 सीटर 15 सीटर 20 सीटर गाड़ी लोगों को देना, और लोग उसमें ट्रैवल करके जाएंगे और आएंगे और मेरे को भाड़ा देंगे, मेरा कमाई उस गाड़ी का ही है, तो हमको इनपुट क्लेम करने मिल जाएगा। देखो यहाँ क्या लिखा, मोटर व्हीकल। हाँ बोलो सर। ओला उबेर जैसे है उनका भी मिलेगा इसका मतलब? ओला उबर का देखो लॉजिकली तो हाँ, लॉजिकली तो हाँ, क्योंकि देखो यहाँ लिखा क्या है, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13%।
देखो 13% के नीचे वाले का तो नहीं है, पहले रूल सुन लो। आपका ओला उबर वाला आंसर अभी अटक गया होगा, सर 13% के नीचे कहाँ होता है ओला उबर, तब तो नहीं मिलेगा। रुको, पहले बेसिक रूल क्या बोलता है वो सुन लो। 13% से कम सीटर वाला गाड़ी है तो उसका इनपुट क्लेम बेसिक रूल क्या बोलता है, नहीं मिलेगा। 13 सीटर के ऊपर वाला गाड़ी का ऑलवेज मिल जाएगा। अब 13 सीटर से कम वाला में भी एक्सेप्ट लिख दिया। अगर मेरा काम गाड़ी बेचना ही है तो उसका इनपुट मिलेगा कि नहीं? सर उस समय गाड़ी आपका स्टॉक हो गया, मेरा काम है गाड़ी खरीदना गाड़ी बेचना, तब तो उसका इनपुट मिलेगा ही ना बेटा, गाड़ी तो मेरा स्टॉक हो गया ना, गुड्स हो गया ना। या वो 13 सीटर से कम है लेकिन हम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के काम लेते हैं, आगे आपका एग्जांपल ओला उबर, या हम गाड़ी में ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। बहुत जन है ना जो मोटर ट्रेनिंग स्कूल खोल रखा है, 4-5 गाड़ी रखते हैं, लोग गाड़ी सीखने आते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, वो तो 13 सीटर नहीं होगा। नहीं है बिल्कुल सर, वो तो कहाँ 13 सीटर है सर, 13 सीटर गाड़ी में कोई बैठ के ट्रेनिंग थोड़ी नहीं देते। तो नॉर्मल रूल पहला बोला 13 सीटर के ऊपर तो अलाउड ही है, उसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है। उसके कम वाला में कब अलाउड होगा? सर वो गाड़ी बेचना ही आपका काम है, आपका काम है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का, जैसे ओला उबर बोले आप, और आपका काम है ट्रेनिंग देने का, ठीक है? यस तो यहां पर ये अलाउड किया गया, तो आपका आंसर आ गया ओला उबर वाला, ठीक है? यस वो अलाउड किया गया। एक और मस्त एग्जांपल है जो यहाँ कहीं लिखा नहीं है बट मेरे मन में आ गया तो हम बता देते हैं। आप लोग ये चीज देखते हो, ये बैंकों में एटीएम में पैसा भरने के लिए गाड़ियां आती है, देखिए ना? हाँ बैंक में एटीएम में पैसा रखने के लिए गाड़ियां जाती है, जो एटीएम जाती है और गाड़ी में पैसा भरती है, हाँ वहां पर भी अलाउड, ठीक है? हमको मालूम है। हाँ तो वो भी अलाउड है सर, वो भी तो बिजनेस पर्पस के लिए हो गया ना। बाकी ये इतना ज्ञान फिर नहीं पढ़ना है कि इसका इंजन कैपेसिटी कितना हो, हेन तेन, वो ज्ञानबाजी नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो सर नॉर्मल रूल क्या बोला, 13 सीटर से नीचे गाड़ी का कभी भी आईटीसी नहीं मिलेगा, 13 सीटर से ऊपर गाड़ी का ऑलवेज आईटीसी मिल जाएगा, अगर वो गुड ट्रांसपोर्ट है तो ऑलवेज मिल जाएगा, 13 सीटर के ऊपर है तो ऑलवेज मिल जाएगा, और अगर 13 सीटर से नीचे का भी है तो भी मिल जाएगा, अगर वो आपका गाड़ी बेचने का काम है या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का ही आपका काम है या आप मोटर ट्रेनिंग देते हो। एक सिंपल बात बोलो ना, बोले अभी हम एटीएम वाला एग्जांपल दिया, वो पैसेंजर गाड़ी है क्या? नहीं है, तो सर उसका तो आईटीसी मिलना ही था, क्योंकि आप ऊपर रूल में तो पैसेंजर गाड़ी का बात करें, ठीक है? नेक्स्ट क्या बोला और किसका नहीं मिलेगा? तो ब्लॉक क्रेडिट में पहला आइटम 13 सीटर से लेस देन कार, पैसेंजर कार, ऐसे बोलो। वेसल एंड एयरक्राफ्ट, सर कौन खरीदता है बड़ा बड़ा शिप या बड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट? सर अंबानी टाइप लोग, या जिनका वही बिजनेस ही है, ठीक है ना? पॉइंट? यस सर अंबानी के पास पर्सनल एयरक्राफ्ट है कि नहीं? हाँ है उसके पास अपना पर्सनल याट भी है, वो जो स्टाइलिश शिप होते हैं, सर उनका आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा, वही बोलना चाहते हैं। और बाकी तो वही ज्ञान, ऊपर वाला ज्ञान रिपीट कर दिया। अगर वही वेसल एयरक्राफ्ट बेचने के काम करते हो तुम तो मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, ट्रेनिंग देने का काम के लिए, वो सब के लिए, तो गुड ट्रांसपोर्ट के लिए मिल जाएगा। तुम्हारा काम ही वही है बेटा, देखो लॉजिकली नहीं लग रहा है सर वही मेरा काम है तो आईटीसी मिल जा रहा है, लेकिन वो अगर काम नहीं है। अच्छा एक बहुत मस्त एग्जांपल देते हैं, मेरा एक ऑफिस है, मेरा एक मान लो कॉल सेंटर है, मेरे यहाँ पे 100 एम्प्लॉइज काम करते हैं, ठीक है? हम एक गाड़ी खरीदा, बस टाइप का, एक बस टाइप का गाड़ी खरीदा, जिसमें उन स्टाफ को ऑफिस लाने के लिए
और वापस छुट्टी के टाइम पे छोड़ने के लिए यूज करते हैं, क्या उसका इनपुट मिलेगा? क्वेश्चन समझे कि रिपीट करें? अच्छा, एक बार रिपीट कीजिए। मेरा एक कॉल सेंटर है, वहाँ 100 एम्प्लॉयज काम करते हैं। मेरे पास एक गाड़ी है जिसमें एम्प्लॉयज को घर और घर से ऑफिस छोड़ने का काम होता है। उस गाड़ी का इनपुट मिलेगा, आईटीसी क्लेम करने मिलेगा। अगर 13 सीटर के हाँ, ऊपर वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। 13 सीटर वाला रूल यहाँ अप्लाई हो जाएगा सर। अगर वो 13 सीटर से कम वाला कार है तो नहीं मिलेगा, और वही 13 सीटर से ज्यादा वाला कार है तो मिलेगा। ठीक है, क्लियर है मेरा बात? यस सर ऊपर जो मोटर कार पड़े, ऊपर जो वेसल पड़े, ऊपर जो एयरक्राफ्ट पड़े, अगर उनका इनपुट नहीं मिल रहा है तो फिर उसके इंश्योरेंस और रिपेयरिंग का भी इनपुट नहीं मिलेगा। और अगर उनका इनपुट मिल रहा है तो उनके इंश्योरेंस और रिपेयरिंग का भी इनपुट मिल जाएगा। अरे बेटा, उनका इंश्योरेंस कराओगे तो भी तो जीएसटी दिए होगे गवर्नमेंट को, उनका रिपेयरिंग कराओगे तो भी जो रिपेयरिंग का सर्विस तुमको दिया उसको जीएसटी पेमेंट किए होगे, तो उसका इनपुट कब मिलेगा? सर अगर उस गाड़ी का, उस वेसल का, उस एयरक्राफ्ट का अगर इनपुट मिल रहा है तो इनका भी इनपुट मिल जाएगा, इनके खर्चों का भी जीएसटी जो लगा है। और अगर उस गाड़ी का, वेसल का और एयरक्राफ्ट का इनपुट नहीं मिल रहा तो यहाँ पे इसका इंश्योरेंस का, रिपेयरिंग का भी इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने का काम किसी को दिया, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी बोल रहा है। सर प्लांट एंड मशीनरी मेनली मूवेबल ही होता है, तो प्लांट एंड मशीनरी इमूवेबल कब हो सकता है? सर ऐसा बहुत सारा प्लांट एंड मशीनरी होता है जो एक बिल्डिंग में अटैच होके बनता है, वो इमूवेबल हो गया। बड़ा बड़ा ऐसा मशीन होता है जो एक जगह फिक्स होके बनता है, तो वो भी तो इमूवेबल है। लेकिन बोला नहीं, उसका बात यहाँ नहीं कर रहे, तो फिर यहाँ कौन सा इमूवेबल का बात करें? अरे सर बिल्डिंग का, फैक्ट्री का, शोरूम का, गोडाउन का, उसका हम किसी को वर्क कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। मान लो मेरा एक जमीन है, चंद्रलेखा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हम उसको बोले मेरा बिल्डिंग बना दो, उसका चंद्रलेखा जीएसटी लेगी मेरे से? बिल्कुल लेगी। क्या उसका इनपुट क्लेम करने देगा? गवर्नमेंट बोला नहीं करने देंगे। पर सर वो तो ऑफिस का बिल्डिंग है, फिर भी नहीं करने देंगे? नहीं, नहीं करने देंगे। ठीक है हाँ सर। सर, बड़ा बड़ा इनपुट गवर्नमेंट लेने नहीं देना चाहता बेटा। बिल्डिंग बनाने में करोड़ों रुपया लगता है, बड़ा बड़ा जो फैक्ट्रीज बनाता है उनका करोड़ों रुपया लगता है। मान ले मेरे 50 करोड़ या 70 करोड़ रुपया लगा के हम एक फैक्ट्री बिल्डिंग बनाया या ऑफिस बिल्डिंग बनाया, बेटा उसका जीएसटी सोचते हो कितना बड़ा फिगर आएगा? हम जिंदगी भर ना अपने आउटपुट के साथ उस इनपुट ही एडजस्ट करता रहेगा, कभी गवर्नमेंट को जीएसटी देगा ही नहीं। और गवर्नमेंट ये नहीं चाहता अपना रेवेन्यू लॉस, इसीलिए ये सब पे सीधा बैन लगा दिया। क्योंकि देखो वो फैक्ट्री बिल्डिंग तो होगा तो पूरा ऑफिस के काम में यूज, वहां तो कोई पर्सनल टच का बात भी नहीं है, फिर भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब एक बहुत मजेदार एग्जांपल देंगे और ये एग्जांपल कई जगह काम आएगा। मान लो चंद्रलेखा कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाती है, ठीक है। नीरज एक कंपनी है, नीरज एक बिजनेस है जिसको एक फैक्ट्री बिल्डिंग बनवाना है या ऑफिस बिल्डिंग बनाना है या शोरूम बिल्डिंग बनवाना है। वो चंद्रलेखा को वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया। चंद्रलेखा जो नीरज पे बिल बनाएगी, लेट से चंद्रलेखा नीरज पे अपने सर्विस के काम का 1 करोड़ का बिल बनाई, उस 1 करोड़ पे लेट से वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट था तो 18% का जीएसटी ली, तो 18 लाख का वो नीरज से जीएसटी भी लिए और वो जीएसटी जमा किए। क्या नीरज को इसका इनपुट मिलेगा? मतलब नीरज की फैक्ट्री को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। वेरी गुड, नहीं मिलेगा। लेकिन यही चंद्रलेखा यही काम को आगे एक और कॉन्ट्रैक्टर को पास ऑन की, अंकिता कंस्ट्रक्शन हाउस। अंकिता कंस्ट्रक्शन हाउस को यह काम दी। चंद्रलेखा को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, चंद्रलेखा वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट आगे कहीं दे दी। चंद्रलेखा के पास ऑलरेडी बहुत काम था,
चंद्रलेखा काम लेने चाहती थी, काम ले ली मेरे से और दूसरे को ये काम आउटसोर्स कर दी। ठीक बात। अब ये अंकिता कंस्ट्रक्शन चंद्रलेखा को कितना में काम करके दी गया? 18 लाख से ज्यादा में कि 18 लाख से कम में? सॉरी 10 लाख से ज्यादा में कि 10 लाख से कम में? सॉरी 18 लाख में 10 लाख से ज्यादा कि 10 लाख से कम में? 10 लाख से कम में। ऑब्वियस सा बात है सर, वरना चंद्रलेखा क्या कमाएगी? अगर अंकिता 12 लाख का बिल बना देगी तो चंद्रलेखा क्या कर रही है बीच में बिना कमाए लॉस खा के? लेट्स से अंकिता ये काम बोली ठीक है हम 8 लाख में कर देंगे, सॉरी 8 करोड़ में। 1 करोड़ था ना, 1 करोड़ की जगह वो बोली 80 लाख में कर देंगे, 80 लाख में कर देंगे। तो वो 80 लाख पे जीएसटी बनाएगी 18% का। ठीक बात है ना? अंकिता चंद्रलेखा हमको बोली है बिल्डिंग बनाने का 1 करोड़ लगेगा। हम बोले ठीक है कर लो काम। 1 करोड़ पे वो 18% 18 लाख निकाल ली। मेरे को बोली 1 करोड़ 18 लाख देना पड़ेगा। हम बोले डन, दे देंगे, करो काम। चंद्रलेखा यही काम अंकिता को आउटसोर्स करी, ट्रांसफर कर दी, फर्दर की ये काम किसी को सप्लाई कर दी। और अंकिता कंस्ट्रक्शन हाउस बोली हम 80 लाख में बना देंगे। तो 80 लाख का 18% का बिल बनेगा अंकिता का चंद्रलेखा के ऊपर। क्या चंद्रलेखा इसका इनपुट क्लेम कर पाएगी? अब क्वेश्चन ये जो भी जीएसटी आएगा क्या चंद्रलेखा इसका इनपुट क्लेम कर पाएगी? बोलिए, क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? क्योंकि यही क्वेश्चन हम आगे 3-4 जगह पढ़ाएगा। हाँ सर, कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो तुमको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिले और अगर वो ब्लॉक क्रेडिट में है तो तुम नहीं क्लेम कर सकते, हम नहीं क्लेम कर सकता, सॉरी हम। लेकिन तुम अगर वो काम किसी और को आगे दे रहे हो तो तुम उसका इनपुट क्लेम कर लेना, तुमको ना नहीं। बात समझ में आया चंद्रलेखा? हाँ सर। ये काम का टॉपिक था क्योंकि 2-3 जगह है। ठीक है, एक बहुत मस्त क्वेश्चन पूछते हैं इसी पे। अंकिता मेरे को एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना के दे रही है। अंकिता कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मेरे को बिल्डिंग बना के देने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और उस बिल्डिंग में मेरा फैक्ट्री का ही काम होगा। वो बिल्डिंग में एक्चुअली में कोई रहने का नहीं है। वो बिल्डिंग में एक मशीन बना है जो जमीन से यहां से चालू हुआ नीचे से और कंस्ट्रक्शन पूरा होते 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 पूरा टॉप तक है, एक एक पार्ट है पूरा उसका। तो ये मशीन भी वो इंस्टॉल करके दे दी बिल्डिंग में हमको। ये बिल्डिंग एक्चुअली में मशीन के लिए ही है, बहुत बड़ा प्लांट है एक। तो बिल्डिंग बना और बिल्डिंग में वो मशीन इंस्टॉल हुआ। अब बताओ वो बिल्डिंग बनने का इनपुट क्लेम मिलेगा क्या मेरे को? हम बिल्डिंग बनाने का और मशीन इंस्टॉल करने का पूरा पैसा दिया, वो बिल्डिंग बनने में जो खर्चा लगा उसका इनपुट क्लेम मिलेगा मेरे को? नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो मशीन पे पैसा लगा उसका भी तो नहीं मिलेगा। उसका मिलेगा, क्योंकि ऊपर आप डेफिनेशन भूल गए। क्या बोला था? इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा तो लेकिन आप बोले ना जो बहुत महंगी चीजें होते हैं उनका। देखो गवर्नमेंट एक चीज माना, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना बहुत महंगा, उसका इनपुट क्लेम नहीं करने देंगे। लेकिन बिजनेसमैन का आर्ग्यूमेंट है भाई मशीन का तुम इनपुट नहीं क्लेम करने दोगे तो हम धंधा क्या करें? मशीन तो मेरा मेन कैपिटल गुड्स है। तो गवर्नमेंट बोला चलो ठीक है, दोनों तरफ का बात रख लेते हैं। बिल्डिंग का नहीं क्लेम करने देंगे, बट वो प्लांट एंड मशीनरी अगर इमूवेबल भी है, उस बिल्डिंग में इंस्टॉल हुआ है, उसका क्लेम करने दे देंगे। ठीक है। अब एक बात बोलो सर, बिल्डिंग का जब क्लेम करने नहीं दे रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक पे सर, बिल्डिंग का जब आप क्लेम करने नहीं दे रहे हैं तो बिल्डिंग का सीमेंट, बालू, रॉड और भी जो मटेरियल लगता होगा बिल्डिंग बनने में, उसका क्लेम करने देंगे क्या? उस पर भी तो इनपुट लगा होगा ना, उसको खरीद के लाने का भी। तो हम सीमेंट लाया 500 बोरा, हम लोहा वाला वो सरिया रॉड लाया और भी बहुत कुछ लाया बिल्डिंग बनने के लिए मटेरियल, वो मटेरियल पे भी तो जीएसटी देकर आए होंगे ना। देखो कंस्ट्रक्टर तो मेरे से ले ही रहा है जीएसटी बनाने का, बात समझना। चंद्रलेखा हमको बोलती है बिल्डिंग बनाने का हम लेंगे 30 लाख रुपया और रॉ मटेरियल का लगेगा 50 लाख रुपया, तो टोटल 80 लाख का बिल।
हम बोला मंजूर है। तो 30 लाख तो उसका सर्विस का वैल्यू हुआ जो चंद्रलेखा हमको देगी बिल्डिंग बनाने का। पॉइंट। हाँ और 50 लाख तो रॉ मटेरियल का भी लगा ना, सीमेंट, बालू, रॉड और भी बहुत कुछ लगता होगा। वो बाथरूम का फिटिंग, टाइल्स, अगर वॉशरूम भी बन रहा है उसके अंदर पाइपलाइन पानी के लिए, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, वो लगाएगी ना इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी। तो सर ये सब का जो गुड्स का जो लग गया उसमें, उसका इनपुट क्लेम करने मिलेगा क्या? नहीं नहीं। जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं तो उसमें प्लांट मशीन को छोड़ के और किसी चीज का इनपुट क्लेम नहीं करने दे रहे। एक लाइन में याद कर लो, तुम्हारा टॉपिक खत्म करते हैं। क्या बोलेंगे? कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का वर्क कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो वो वर्क का सर्विस का भी जीएसटी लगेगा, वो भी क्लेम नहीं। और वहां पर जो आइटम्स लग रहे हैं उनका भी क्लेम नहीं। लेकिन कोई मशीन फिट हो रहा है, मशीन जो मशीन मेरे प्रोडक्शन में काम आएगा, उसका इनपुट क्लेम करने मिलेगा। याद रहेगा ये एक लाइन में बात? हाँ सर। बाकी फालतू ज्ञान है, बस इतना ही ज्ञान तुम्हारे काम का। अब आते हैं बहुत मजेदार आइटम पे। यहां पे वो आइटम कहां गया? अरे हाँ अच्छा ठीक है, यहां पे आया। ये तो इमूवेबल वाला तो हो गया। गुड्स एंड सर्विस ऑफ बोथ विच इज, अगर तुम कंपोजिशन टैक्स में हो, तुम कंपोजिशन टैक्स में हो मतलब तुम पार्टी से जीएसटी नहीं ले रहे हो बट इनपुट देकर आ रहे हो, उसका इनपुट क्लेम कर पाओगे क्या? पढ़े थे ना कंपोजिशन लेवी, 75 लाख 1.5 करोड़। जहां पे तुम बोलते हमसे इतना डिटेल मेंटेन नहीं होगा सरकार, ना मंथली मेंटेन कर पाएंगे, और तुम विद इन द स्टेट खाली माल बेचते हो, तो गवर्नमेंट तुमको क्या ऑप्शन दिया? 1% या 5%, 5% रेस्टोरेंट में, बाकी में 1%, और अगर सर्विस देते हो तो 6%। इतना टैक्स अपने जेब से भरो, ना तुमको पार्टी से क्लेम करना है और ना ही तुमको पीछे इनपुट देकर आना है। इनपुट का एडजस्टमेंट क्लेम करना, सॉरी, पीछे इनपुट देकर आना है वो भी भूल जाओ, उसका भी एडजस्टमेंट क्लेम मत करो, और आगे जो पार्टी से भी कुछ नहीं लेना, अपनी जेब से जीएसटी भरना है। ठीक है, यही तो है कंपोजिशन लेवी। याद आया? हाँ सर। तो बेटा जी अब एक बात समझाना, मिस्टर ए, हम वो है मिस्टर बी, हम है वो मिस्टर बी, अंकिता है, नीरज है और चंद्रलेखा है। अंकिता मेरे को सामान भेजी जिसपे वो मेरे से जीएसटी ली, लेट से 12%। नीरज एक कंपोजिशन लेवी वाला पार्टी है, मतलब हम कंपोजिशन स्कीम में हैं। क्या हम ये 12% का इनपुट क्लेम कर पाएगा? नो। नहीं। नीरज यही सामान चंद्रलेखा को बेचा और उस पर 1% जीएसटी ले लिया। मान लो नीरज ट्रेडर है तो ट्रेडर 1% ले लिया नहीं, अपनी जेब से 1% नीरज गवर्नमेंट को जमा किया, अपनी जेब से नीरज 1% गवर्नमेंट को जमा किया, बिना चंद्रलेखा से वसूल किए। यही तो होता है कंपोजिशन स्कीम में, हम चंद्रलेखा से नहीं लेगा कुछ भी। 100 रुपए का सामान अंकिता हमको बेची जिसपे 12% जीएसटी ली, मतलब 112 में हमको दी, हम ये 112 अंकिता को देगा और 12% का इनपुट भूल जाइए। अब वही 100 का सामान हम उस पर अपना 50 रुपये प्रॉफिट ऐड किया और 150 रुपए का सामान 1% जीएसटी गवर्नमेंट को दिया, यानी 1.5 रुपया हम गवर्नमेंट को दिया। ठीक है? हाँ। और अंकिता से चंद्रलेखा से 150 रुपया ले लिया, ये 1% हम चंद्रलेखा से वसूल नहीं किया। तो क्या चंद्रलेखा अगर आगे बेचती है तो ये एक चंद्रलेखा ये 1.5 रुपया का इनपुट क्लेम कर सकती है क्या? हाँ बिल्कुल। अरे बेटा कैसे, चंद्रलेखा हमको दी है क्या 1.5 रुपया? अच्छा जो हाँ नहीं, बिल्कुल। तो दी। हाँ देखिए गवर्नमेंट कितना चालू है, देख रहे हो, सारा इनपुट खा जाएगा और किसी को कोई एडजस्टमेंट का जगह नहीं दिया। वो 12 रुपया जो अंकिता मेरे नाम पे जमा की वो भी गवर्नमेंट की जेब में गया, और वो 1% जो हम चंद्रलेखा से नहीं लिया अपनी जेब से गवर्नमेंट को दिया, वो भी सरकार किसी को एडजस्टमेंट क्लेम नहीं करने दिया, वो भी खा गया। मतलब सीधा सीधी 13.5 रुपया गवर्नमेंट की जेब में और किसी को कोई इनपुट नहीं मिला। ठीक बात? हाँ सर। हाँ तो ये बात ध्यान पड़ने लायक था।
अगर एक नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नॉन टैक्सेबल पर्सन नॉन टैक्सेबल को दे तो वहां कोई इनपुट नहीं है, मतलब इंपोर्ट पे इनपुट क्लेम करने का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, पर्सनल कंजम्पशन वाला सामान पे इनपुट क्लेम करने का कोई ऑप्शन नहीं है। कोई गुड्स चोरी हो गया, तुम कल बताया था ना, चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, या हम गिफ्ट या फ्री सैंपल में बांट दिए, उसका इनपुट क्लेम करने नहीं मिलेगा। पढ़ाए थे ना कल भी? नहीं पढ़ाए थे, आई थिंक नहीं पढ़ाए थे, नहीं किसी सर, और को पढ़ाया पढ़ाए थे। था। अच्छा, आप लोग को नहीं पढ़ाए थे सर, क्या? हम लोग को अरे एक्चुअली में मेरा 2 जगह भी जीएसटी चल रहा है, बीकॉम लेवल पे चल रहा है और एक आप लोग का लेवल पे, तो हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं हम किसको क्या पढ़ा दिया। ठीक है, जो भी है, तो इसका भी इनपुट क्लेम नहीं मिला। मतलब हम यह 100 टी शर्ट वाले शायद एग्जाम्पल दिया था ना, कि हम 100 टी शर्ट खरीद के लाया, 100 शर्ट, और एक शर्ट अपने दोस्त को हाँ। गिफ्ट कर दिया, तो उसका इनपुट भूल जाइए। या एक शर्ट हम फ्री सैंपल बांट दिया, उसका इनपुट भूल जाइए। या एक शर्ट डिस्ट्रॉय हो गया, चोरी हो गया, उसका इनपुट भूल जाइए। आप 99 का इनपुट क्लेम कर पाएंगे। लेकिन यही अगर हम एक पे एक फ्री दिया तो उसका इनपुट क्लेम कर लीजिए। ठीक है? हाँ। एक टॉपिक यहाँ है नहीं, बट हम पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा सुन के। यहां क्यों गायब किया हमको पता नहीं। कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, प्लास्टिक सर्जरी, अगर ये हम अपने एम्प्लॉय को दे रहा है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, अगर ये हम अपने एम्प्लॉय को दे रहा है तो इनका इनपुट भूल जाइए। क्या नाम लिया हम 3? मेरे साथ रिपीट करो। कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड प्लास्टिक सर्जरी। सर क्या पढ़ाना चाह रहे हैं? मेरा एक ऑफिस है, 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, हम सबको पिज्जा मंगवा के खिला दिया। वो पिज्जा पे हम तो जीएसटी दिया है कि नहीं? हाँ दिया। भूल जाइए उसका इनपुट। सर ऑफिस के लिए एम्प्लॉय को खिलाए, बिजनेस का फायदा है, एम्प्लॉय खुश होगा, बिजनेस का ग्रोथ होगा। ठीक है, वो अकाउंट्स में अच्छा लगता है सुनने में। जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता हम तो इनपुट नहीं लेने देंगे। ये आखिरी है, ये आखिरी है। समझ में आया? सर हम एक रामलाल हलवाई है, वो हलवाई को अपने यहां बुलवाया और बोला मेरे स्टाफ के लिए छोला भटूरा बनाओ, जलेबी बनाओ और उनको खिलाओ, आज ऑफिस में पार्टी है। वो रामलाल हलवाई मेरे पे बिल बनाएगा, वो जीएसटी लेगा, अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, बड़ा हलवाई है, हाँ कि ना? हाँ लेगा। लेगा, उसका इनपुट आप भूल जाइए। लेकिन सर एम्प्लॉय को खिलाने के लिए किए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, भूल जाइए। सर एम्प्लॉय को आप ब्यूटी ट्रीटमेंट दिए, सर कौन एम्प्लॉय को ब्यूटी ट्रीटमेंट देता है? कोई है क्या ऐसा दुनिया में? बताओ ऐसा एग्जांपल है? और बहुत बड़ा एग्जांपल है जिसको आप सुनने के बाद बोलोगे अरे सर ये तो 200% है। एयर होस्टेस। हाँ, परफेक्ट एग्जांपल, एयर होस्टेस। अरे वो पतला होने वाला जगह भेजते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जिम नहीं, जिम नहीं, होता है ना कुछ लोग जहाँ पे बोलते हैं कि 10 दिन में आइए हम आपको पतला कर देंगे। क्या सर्विस बोलते हैं उसको? जो भी नाम है, नाम अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। वैसा भी कोई सर्विस एम्प्लॉय को दे रहे हैं। सर ये भी अगेन एयर होस्टेस वाला एग्जांपल था। ये जो फ्लाइंग कंपनीज है ना, अपने पायलट एयर होस्टेस को पतला होने का भी ट्रीटमेंट दिलवाती है, क्योंकि पायलट अगर मोटा होगा बहुत ज्यादा तो प्लेन वगैरह उड़ाने में दिक्कत आएगा। एयर होस्टेस को सुंदर रखने के लिए, ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए, प्लास्टिक सर्जरी के लिए, ये सब खर्चा वहां प्रॉपर होता है बेटा, उनको भूल जाइए। लेकिन उनका कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? हाँ सर। लेकिन मान लो ये सर्विस हम दिया, ये कैटरिंग का काम का ये एग्जांपल ले रहे एक बार, या ये ब्यूटी ट्रीटमेंट का, ये हम कोई एक्स बिजनेस है उसको दिया, तो वो मेरे पे जो बिल बनाएगा उसका इनपुट हम भूल जाए। लेकिन वही एक्स किसी वाई को दे दिया, बोला नीरज सर के यहाँ पे आज छोला भटूरा बनाना है, जाके नीरज सर के ऑफिस में। हम दिया अंकिता को ये काम, अंकिता यही काम चंद्रलेखा को ट्रांसफर कर दी।
तो अंकिता जो मेरे पे बिल बनाएगी और जीएसटी लेगी उसका इनपुट भूल जाए हम, लेकिन चंद्रलेखा जो अंकिता पे बिल बनाएगी, क्या अंकिता उसका इनपुट क्लेम कर सकती है? हाँ सर। हाँ, यही तो ऊपर पढ़ाए थे अभी, था ना वो एग्जाम्पल ऊपर, हाँ वही एग्जाम्पल, इसीलिए बोले तो वो बात याद रखना। तो इन पे इनपुट हमको नहीं मिलेगा, बट जो आउटसोर्स कर रहा है उसको मिल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? यस सर। अब आता है सर एक आखिरी टॉपिक और इनपुट मोटा मोटी खत्म। सर एक प्रॉब्लम है क्या कि सर हम ना पहले जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे, नॉन रजिस्टर्ड थे, या पहले हम कंपोजिट स्कीम में थे, अब हम आ गए नॉर्मल स्कीम में, ये हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है सर। आप नॉन रजिस्टर्ड थे क्योंकि आपका टर्नओवर वो लिमिट से कम था, 10 लाख 20 लाख या 40 लाख वाला जो लिमिट पड़ते हैं। अगला ही चैप्टर वही आने वाला है, रजिस्ट्रेशन। कुछ स्टेट में 10 लाख है, कुछ स्टेट में 20 लाख है, कुछ स्टेट में 40 लाख है गुड्स के केस में, और सर्विस के केस में तो ऑलवेज 20 लाख है, 10 लाख और 20 लाख है, सॉरी, सर्विस के केस में तो सर यहां आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं था, आप नहीं लिए। मेरा टर्नओवर है बेटा 12 लाख और मेरे स्टेट में लिमिट है 20 लाख का, मान लो हम रजिस्ट्रेशन नहीं लिए, कोई दिक्कत नहीं, हम काम कर रहे थे, नॉर्मल बिल बना रहे थे। तो सर जो आप परचेज करके ला रहे थे उस पर इनपुट खा रहे थे क्या? कहां से खाएंगे अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो? कॉमन सेंस पे लेना, बात समझ में आ जाएगा, कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, और ये है बहुत हेवी वेटेज, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन इतना डिटेल में आपके एग्जाम में नहीं आता, तो पहले बेसिक फंडामेंटल भी पढ़ रहे हैं। क्या हुआ सर, आपका टर्नओवर था 12 लाख पिछले साल, आप जीएसटी में नॉन रजिस्टर्ड थे, तो आप जो इनपुट देकर आ रहे थे, जिनसे आप माल ला रहे थे, उनको आप जीएसटी तो देकर आ रहे थे, ऑब्वियस बात है सर, वो तो आपसे जीएसटी ले गए, क्या उसका इनपुट क्लेम कर पा रहा था? नहीं। बात क्लियर? अब अचानक क्या हुआ सर, इस साल आपका टर्नओवर मिड आते आते 20 लाख पार कर गया, आपके स्टेट में 20 लाख का लिमिट है मान लो एक बार, तो आपको नेक्स्ट 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। 30 डेज का टाइम है, आप रजिस्ट्रेशन ले लो। तो सर रजिस्ट्रेशन तो ले लिए, अब जो माल बेचेंगे उस पर पार्टी से जीएसटी लेना पड़ेगा, हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल लेना पड़ेगा सर। तो ये माल तो वही है जो हम पहले लाए थे, वही तो बिक रहा होगा आगे भी, क्लोजिंग स्टॉक बोल के भी कोई चीज होता है। हम मान लो 15 अक्टूबर को जीएसटी के दायरे में आ गए, 1 अप्रैल को हम जीएसटी में नहीं थे, क्यों? क्योंकि मेरा उसके पहले टर्नओवर कम था। इस साल माल बेचते बेचते हम 20 लाख पार किए, 15 अक्टूबर का जैसे ही डेट आया हम जीएसटी में आ गए, 30 दिन के अंदर हम अप्लाई करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी ले लिए। देख लो 15 अक्टूबर को मेरा टर्नओवर क्रॉस हुआ, हमको 30 दिन का टाइम है, लेट्स से हम 10 दिन में रजिस्ट्रेशन ले लिया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का नॉर्मल रूल है कि तुरंत अप्लाई कर दो, जल्दी मिल भी जाएगा। मिल गया मान लो हमको 25 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन, तो 15 अक्टूबर जिस दिन हम जीएसटी के दायरे में आ गए, आप जिस भी पार्टी को माल बेच रहे हो उस पर जीएसटी लेंगे ना? हाँ। तो अब मेरा इनपुट का क्या होगा, क्योंकि ये तो वो गुड्स है जिसको हम जब खरीदे थे तब तो हम इनपुट क्लेम नहीं कर रहे थे, क्या अब हमको इनपुट क्लेम करने मिलेगा उस पुराने गुड्स पे? हाँ मिलेगा। मिलेगा। अरे सर वरना आपके साथ तो बहुत बड़ा जाती हो जाएगा, क्योंकि वही माल आप बेच रहे हो, तब आप इनपुट नहीं क्लेम करते थे, अब आप क्लेम कर रहे हो, तो क्या गलती है आपका? अब वो माल बेचोगे तो उस पर इनपुट क्लेम नहीं करोगे? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि उसी माल पे तो जीएसटी लग रहा है। तो गवर्नमेंट बोला जिस दिन तुम रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो गए 15 अक्टूबर, उसके ठीक पहले वाला दिन 14 अक्टूबर को जो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है उसका इनपुट क्लेम कर लो। उसके लिए फॉर्म भरो गवर्नमेंट को और उसका इनपुट क्लेम कर लो। बात समझ में आया? सो 15th को अगर हम वो लिमिट क्रॉस हो गया तो 14th
तो कैसे 14 का रात को जो क्लोजिंग स्टॉक है वही तो 15 को बिक रहा होगा बेटा। 15 हाँ। के मॉर्निंग का स्टॉक या 14 के नाइट का स्टॉक एक ही होगा ना, अनलेस एंड अनटिल आपको हाँ रात को 12 बजे भी आप दुकान खोल के माल बेचते हो। हाँ ठीक है, उतना डिबेटेबल में मत जाओ। सर रात को 11:55 पे जो माल बेचे उसका क्या होगा? उतना घड़ी देख के माल नहीं बेचने। पॉइंट इज बेटा वही तो तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक होगा ना 15 अक्टूबर का। बात एक ही हो गया, 15 अक्टूबर के मॉर्निंग में जो स्टॉक है वो बोल लो या 14 अक्टूबर का नाइट का जो स्टॉक है वो बोल लो। लॉ में लैंग्वेज ये लिखा है कि ठीक पहले वाला दिन जो तुम्हारे पास स्टॉक है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। अंकिता चंदलेगा? हाँ सर। हाँ तो बेटा जी जिस दिन तुम जीएसटी के लिए एलिजिबल हो गए उस दिन जो तुम्हारे पास स्टॉक है उसके पहले वाला रात या उस दिन सुबह वो स्टॉक का तुम इनपुट भी क्लेम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हम खाली इनपुट इनपुट बोला, इनपुट सर्विस नहीं बोला और इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स नहीं बोला। हम इन दोनों का बातें नहीं की। देखो बार बार एक ही लिखा, खाली स्टॉक का इनपुट ले लो। इनपुट सर्विस भूल जाना, इनपुट सर्विस भूल जाना, ठीक है। और सर कितना पुराने स्टॉक तक का इनपुट ले लें? जिस दिन तुम एलिजिबल हुए हो उसके 1 साल पहले तक का जो स्टॉक है, 1 साल से भी पुराना कोई स्टॉक बचा हुआ है उसका इनपुट मत नहीं मिलेगा। आई रिपीट, जिस दिन तुम जीएसटी के दायरे में आ गए, चाहे तुम नॉन रजिस्टर्ड थे, आप कंपोजिशन या कंपोजिशन स्कीम में थे, नॉन एलिजिबल थे या कंपोजिशन स्कीम में थे और अब नॉर्मल स्कीम में आ रहे हो यानी जीएसटी के टैक्सेबल के दायरे में आ रहे हो, तो बेटा जी तुम जिस दिन जीएसटी के दायरे में आ रहे हो, रजिस्ट्रेशन कब मिला वो नहीं बोला, जिस दिन तुम दायरे में आ रहे हो उसके ठीक पहले वाला दिन तक का तुम्हारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, आई रिपीट स्टॉक है, उसका इनपुट क्लेम कर लेना। लेकिन जो तुम्हारा इनपुट सर्विस है उसका इनपुट भूल जाना। और स्टॉक का भी कौन से स्टॉक का? 1 साल से ज्यादा पुराना स्टॉक का नहीं, 1 साल के अंदर अंदर तक का स्टॉक। जिस दिन तुम एलिजिबल हुए उसके ठीक पिछले 1 साल तक का जो भी स्टॉक है। सर 1 साल से ज्यादा पुराना स्टॉक किसी के पास होता भी है क्या? माल खराब नहीं हो जाएगा नॉर्मल केस में? ठीक बात। दो बातें क्लियर है। पिछले दिन तक का स्टॉक का इनपुट ले लो, केवल स्टॉक का इनपुट सर्विस को भूल जाना। कैपिटल गुड्स के बारे में सर आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, आ रहे हैं 2 मिनट के अंदर, उसी पे टॉपिक खत्म हो जाएगा मेरा। पहले गुड्स के बारे में बात कर ले, खाली क्लोजिंग स्टॉक का इनपुट क्लेम कर लेना, लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा पुराना क्लोजिंग स्टॉक है उसका इनपुट भूल जाना। इनपुट सर्विस का क्लेम ही मत करना। कैपिटल गुड्स का क्या करें? देखो एक बात बताओ, जीएसटी कैपिटल गुड्स का कितना लाइफ माना था? 30 months। 60 मंथ, 5 साल। 60 month, हाँ 5 years। सर हर साल में 12 महीना होता है, 5 साल में 60 महीना होगा। तो जितना क्वार्टर बीत गया, लेट्स से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक मशीन हम 1 जुलाई 2022 को खरीदा था। 1 जुलाई 2022 को एक मशीन हम 5 लाख का खरीदा था। उसका इनपुट कितना हुआ? लेट्स से अगर बात उस पर 18% जीएसटी है तो 5 लाख का 18% कितना हुआ? 5 लाख का 10% हुआ 50,000, 90,000, 90,000 आई थिंक। हाँ तो 90,000 का इनपुट है मेरा। सर तब आप ना या तो कंपोजिशन स्कीम में थे या आप जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं थे, तो इसका इनपुट खाए थे क्या? नहीं खाए थे। अब आज क्या डेट है? 15, आज क्या डेट है? 22 अक्टूबर 2024। ठीक बात। आज आप जीएसटी में एलिजिबल हुए हो, आज के दिन आपका रजिस्ट्रेशन में आप आ गए, आप दायरे में आ गए, जीएसटी के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है सर, कितना क्वार्टर बीत गया? जरा क्वार्टर जोड़ के बताओ तो। क्वार्टर क्या होता है बेटा? 3 महीने का क्वार्टर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, है ना? हाँ सर। 1 जुलाई को मशीन लिए थे,
तो जुलाई अगस्त सितंबर 2022 का एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2022 एक क्वार्टर 2, फिर जनवरी फरवरी मार्च 2023 3, उसके बाद अप्रैल मई जून 2023, फिर जुलाई अगस्त सितंबर 2023, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023, 6 क्वार्टर तो वही हो गया बेटा। उसके अलावा जनवरी फरवरी मार्च 2024, नहीं 9 क्वार्टर, बता रहे हैं क्यों। अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 9 क्वार्टर हो गया। और अक्टूबर का भी तो एक भी दिन स्टार्ट हो गया तो अक्टूबर क्वार्टर भी गिनना पड़ेगा। अच्छा, तो 10 क्वार्टर बीत गया है बेटा, 10 क्वार्टर बीत गया है ना। हाँ, तो हर क्वार्टर का 5%, हर क्वार्टर का 5% यानी कितना हुआ 50%। हर क्वार्टर का 5%, कितना क्वार्टर बीता है 10 क्वार्टर बीत गया है। चंद्रलेखा ये बात क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो वापस कैलकुलेशन में आएंगे। सर ठीक है। ठीक है। हाँ, मशीन जिस दिन खरीदे और जिस दिन जीएसटी के लिए एलिजिबल हुए क्वार्टर्स गिनना है, और अगर एक भी दिन आ गया उस क्वार्टर का तो वो पूरा क्वार्टर काउंट हो जाएगा। पार्ट ऑफ द क्वार्टर भी फुल क्वार्टर होगा। ठीक है चंद्रलेखा अंकिता। हाँ सर। तो बेटा जी कितना क्वार्टर हुआ 10 क्वार्टर, हर क्वार्टर का 5% यानी कितना परसेंट हुआ 50%, 10 इंटू 5 50। तो अब 90,000 का 50% आईटीसी भूल जाओ, बाकी आईटीसी क्लेम कर, क्योंकि वो पीरियड में भी तो एसेट यूज हुआ ना बेटा, जिस पीरियड में तुम जीएसटी के लिए एलिजिबल नहीं थे, उसका उतना माइनस करो, वो इनपुट क्यों मिलेगा तुमको। बात समझ में आया। तो 90,000 का 50% यानी 45,000। सर ये कहां से आया 5%? देखो ठीक से गौर करो, 5 साल यानी 60 क्वार्टर। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ मेरा कैलकुलेशन सर में। 20 क्वार्टर होगा ना? हाँ 5 इंटू 4 20 होगा। 5 इंटू 4 हाँ, नहीं रुको एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। ठीक आ गया मेरा फिगर, क्योंकि 5 साल यानी हम क्या गलती कर रहा था पता है, हम 60 इंटू 5 करके देख रहा था और ये 300 आ जा रहा था। हम बोला था 300% कैसे आ सकता है किसी आइटम का, कोई आइटम तो अपने आप में 100% ही हो सकता है ना। तो वो ठीक है। 5 साल, हर साल में 4 क्वार्टर यानी 20 क्वार्टर, तो 20 इंटू 5 यानी 100% तुमको कैंसिल हो जाता। तो कोई एसेट अगर हम लेट से एक एसेट खरीद के लाए, ये 90,000 वाला ले ले, और हम 6 क्वार्टर इसको यूज किया होता और अब हम जीएसटी के दायरे में आ रहे हैं, तो 6 क्वार्टर यानी 6 इंटू 5 30%। तो गवर्नमेंट बोलता 90,000 का 30% भूल जाओ, बाकी क्लेम कर, मतलब 27,000 भूल जाओ, बाकी क्लेम कर लो। क्लियर है बात मेरा? क्लियर है? हाँ सर। तो इनपुट के केस में क्या बोला, पूरा इनपुट क्लेम कर लो। जिस दिन तुम जीएसटी के दायरे में आए हो उसके पहले वाले दिन जो तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक है उसका पूरा इनपुट क्लेम कर लो, लेकिन 1 साल से ज्यादा पुराना इनपुट है तो भूल जाना। और इनपुट सर्विस के लिए क्या बोला, क्लेम ही मत करो, भूल जाओ। और कैपिटल गुड्स के बारे में क्या बोला, सर पर क्वार्टर 5% भूल जाओ, जितना दिन वो यूज हुआ है जब तुम जीएसटी के दायरे में नहीं थे, पर क्वार्टर 5%। और अगर एक दिन भी आ गया उस क्वार्टर का तो पूरा क्वार्टर काउंट होगा, मतलब फुल क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर को पूरा क्वार्टर मानेंगे। उतना इनपुट भूल जाओ, बाकी क्लेम कर लो। मेरा बात क्लियर? चंद्रलेखा? हाँ सर। हाँ। अच्छा एक बात और बोला, सर अगर ये कोई बिजनेस अमालगमेट हो रहा है, कोई बिजनेस मर्जर हो रहा है तो इनपुट का क्या होगा? अरे ठीक है ना, अगले कंपनी को मिल जाएगा बचा हुआ इनपुट। ऑब्वियस सा बात है ना बेटा, मेरा एक बिजनेस है उसमें अभी भी 30,000 का इनपुट खड़ा है और वो बिजनेस हम तुमको बेच दिए, तो 30,000 का इनपुट क्या जीरो हो जाएगा? नहीं सर, वो इनपुट किसी आदमी का थोड़ी था,
वो इनपुट तो एक जीएसटी रजिस्टर्ड नंबर का था, एक बिजनेस का था। तो वो बिजनेस अगर किसी को बिक रहा है तो ऑब्वियस सा बात है सामने वाला पार्टी पूरा इनपुट क्लेम करेगा। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट है। वैसे अब एक छोटा छोटा बात हाँ बोलना है, एक दो। अच्छा सर, एक और मजेदार बात है सर, ये उल्टा होता तो आप जीएसटी रजिस्टर्ड में थे और अब अनरजिस्टर्ड में या कंपोजिशन लेवी में जा रहे हो तो जितना इनपुट आपका बचा हुआ लैप्स हो जाएगा। ठीक बात, नॉर्मल लॉजिक ना। आप जितने इनपुट क्लेम कर लिए, जो इनपुट बचा हुआ है वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरा बात? हाँ मोटा सर, मोटी क्लियर है। आईटीसी का भी बात कंप्लीट है और कुछ है नहीं। ये वाला बात हम बता ही दिया। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के केस में वही सामने वाला पार्टी क्लेम करेगा, हमको जीएसटी का आईटीसी 02 फॉर्म भरना पड़ेगा कि मेरा इनपुट उसको मिल जाए, अनयूटिलाइज क्रेडिट उस दूसरे बिजनेस को मिल जाए, तो उसके लिए फॉर्म भरो, उसको मिल जाएगा। मोटा मोटी हो गया आपको, और ज़्यादा ये रूल्स पढ़ने का उतना नहीं है, आपके काम का नहीं है, ये फाइनल में बहुत काम का है। मोर और लेस वी आर डन, हो गया। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आएगा ही, क्योंकि ये उसके साथ कनेक्टेड होगा, रजिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन से ही समझ में आएगा आपको। तो जब हम रजिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे तब इस टॉपिक पे आएंगे। याद रखना, खाली जब हम रजिस्ट्रेशन बता देंगे तब आप हमको ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला पॉइंट भी बोलना, उसके साथ करवा देंगे। मोटा मोटी अब खाली प्रैक्टिकल ही है। प्रैक्टिकल सम का बड़ा पार्ट खत्म। अब अपना बचेगा ये जीएसटी लायबिलिटी, तो सम्स है खाली, इसको नहीं पढ़ना है अभी, इसमें खाली सम्स है। तो किसका किससे जीएसटी एडजस्ट होता है वो तो अपने को पता ही है ना। ये हम इनपुट बताते समय बता भी दिया था, आई का पहले आई के साथ होगा, फिर बचा हुआ सी है, जिसके साथ भी करना है कर लो। सी का पहले सी के साथ होगा, फिर बचा हुआ आई के साथ। एस का पहले एस के साथ होगा, बचा हुआ आई के साथ। और सी और एस का आपस में एडजस्ट नहीं होगा। ये वाला टॉपिक हम बता चुका है, इसी पे खाली प्रैक्टिकल सम्स है इसमें। तो देख लो, इसमें खाली अब प्रैक्टिकल सम्स ही है, फिर आएगा रजिस्ट्रेशन और जीएसटी का पेमेंट।